तो जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बिंदु पे। तो यहाँ पे आपको सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन जो साइंस में इसके पिछले साल में पूछे गए हैं वो कराए जाएंगे। तो आइए बिना कोई देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि में, बीजपुटिकाओं में या अंडकोश में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। यहाँ पे शुक्राणु से कुछ महत्वपूर्ण, वृषण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। इसका आकार अंडाकार होता है और ये स्पर्म तथा मेल सेक्स हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। और लास्ट पॉइंट है कि एक स्क्रोंटम की मदद से, यानी जो वृषण में एक स्क्रोंटम का लेयर होता है, स्क्रोंटम की मदद से ये क्या करता है कि तापमान को नियंत्रित रखता है। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड है कि किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रयोग करके, सेकेंड ऑप्शन है दाब का प्रयोग करके बढ़ाकर, थर्ड ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके, फोर्थ ऑप्शन है अम्ल और क्षार का प्रयोग करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। यानी किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वैसे परिवर्तित किया जा सकता है कि जब तक वो ऊष्मा का ऊर्जा को अवशोषित या विकृत नहीं करेगा, जब तक वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये थी इसकी जानकारी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो क्षार के बारे में, ये जलीय माध्यम से तरल अवस्था में OH का निर्माण करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी सही है। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है। इसका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो कि ये सही नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। और अम्ल और क्षार के बारे में कुछ जानकारी है कि अम्ल और क्षार को हम pH स्केल से माप सकते हैं। और pH स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इसको हम 0 to 14 इकाई तक pH स्केल पे अम्ल और क्षार का मान रखते हैं, जो होता है स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और ये होता है 7 to 14। ये 7 होता है जो बेस होता है। और 7 से यानी कि 0 से लेके 6 तक अम्ल, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे जैसे जैसे अम्ल का मान क्या होगा, घटेगा। और जैसे 7 से आगे जाएंगे, यानी 7 से 14 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे क्षार का मान बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता 0 की होगी और सबसे ज़्यादा क्षारीयता 14 की होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका तो आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं, 5 पे आते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम जी, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जो कि और स्मॉल जी का मान होता है 9.8, इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। और किण्वन से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि किण्वन से ही शराब तथा अंजीर बनाया जाता है, अंजीर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी समय कार की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी भी समय कार की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका हो जाएगा ताक्षणिक चाल, यानी कि ताक्षणिक चाल का मतलब क्या होगा कि करंट स्पीड को हम लोग मापते हैं। और एक है ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम लोग कार द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, कार द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिक विविधता की उत्पत्ति को संबंध को दर्शाता है। अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। तो इसका हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। इसका क्या हो जाएगा आंसर? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में क्या हो कि दो युग्मक, यानी एक नर और एक मादा का जो युग्मक होगा, ये दोनों मिलकर यानी कि निषेचन कर एक जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट ये आगे चलकर बेबी का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें ही अगर ये बेबी अगर समान आकृति का हो गया, यानी कि अगर नर का अगर मतलब मानव का बच्चा है तो मानव का मतलब मानव के समान हो गया, तो ये समयुग्म कहलाते हैं, समयुग्म कहलाते हैं। और इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है। यदि उसी किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड, उसी माध्यम किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही है, तो तरंग क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी? यानी कि इसका फार्मूला होता है v बराबर n लेमडा। यहाँ पे n यानी आवृत्ति का n होता है जो आवृत्ति होता है, n होता है जो आवृत्ति होता है, यानी आवृत्ति का मान दिया हुआ है कि ये 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में कितना मतलब कि कितना तरंग गुजर रहा है? 600। तो ये 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा? तो 600/60, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य 10 दहें के 60, यानी 10×60। यानी कि यहाँ पे v का मान देखिए, v का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना? 600 मीटर पर सेकेंड। n का मान हमको पता चल गया 10, और गुना क्या हो जाएगा? लेमडा, यानी कि 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो लेमडा का मान हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
बे असममित होते हैं, बे असममित होता है। इसका एक विशेषता नहीं है, ये कोइलोमेट होते हैं, ये होता है। ये बे त्रिस्तरीय या ट्रिबोब्लास्टिक होते हैं, ये होता है। उनके जीवन के एक स्तर पर पिष्टरज्जु या नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। ये तीनों सही है, ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बे असममित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब प्रति इकाई क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि देखिए, दाब बराबर एक फार्मूला होता है कि बल बटा क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि हम क्षेत्रफल को अगर बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। यदि क्षेत्रफल को हम घटाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर सी हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, इसका दाब क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर शॉर्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो साइंस से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को हमको कुछ नया लगा तो इसको हम ले आए हैं। देख लीजिए, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित, यहाँ पे है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। और जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित, इसका एक और इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि भस्म होता है, जो भस्म होता है इसमें अविलेय पदार्थ, यानी कि ना घुलने वाला अविलेय पदार्थ होता है, जो CuOH के होल 2, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एक होता है फेरस हाइड्रोक्साइड। ये दोनों भस्म में नहीं घुलता है। ये दोनों को याद रख लीजिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भस्म के लिए, भस्म में ना घुलने वाले के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा। और प्रोटॉन के लिए हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये दोनों में मात्र प्लस और माइनस का अंतर है, बाकी जो दोनों का मान सेम है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, धनात्मक आवेश ये हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि 1 कूलम बराबर क्या होता है। यहाँ पे 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 कूलम बराबर क्या होता है, 6.24 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस AT, ये तो सही है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी सही है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a, यानी कि v माइनस u बराबर AT। ये कोई त्वरण का गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, त्वचा मिलान करने के लिए है, सही मिलान करें। देखिए 1 मिनट, ये मिलान करना है, ये मिलान करना है कि त्वचा किसके साथ मिलेगा, त्वचा किसके साथ मिलेगा या उपास्थि किसके साथ मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा जो है, जो स्ट्रेडिफाइट अस्कबेमेमस एपिथेलियम से मिलेगा। उपास्थि होगा जो जोड़ों की सतह से मिलेगा। और कंकालीय मांसपेशियां किससे मिलेगा, कंकालीय मांसपेशियां मिलेगा स्ट्रेइटेड मांसपेशियों से।
और सब क्यूटेनियस परत किससे मिलेगा, बसीय ऊतक से। तो इसका सही मिलान देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सही मिलान हो जाएगा, इसका सही मिलान हो जाएगा 1 के बी, 1 के बी देखिए सी में है, फिर 2 के 4, तो 1 के बी 2 के 4, ये 2 ऑप्शन आ रहा है, और सी के सी, तो सी के सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं और उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे 1 होता है, और इसका कार्बन का कितना होता है 6 होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, नियोन का 10 होता है। तो ये तो चीज़ तो सही है। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, नेक्स्ट क्या होगा, भारत में स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं। भारत में स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में स्वर्ण क्षेत्र यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन एक आ गया है। नेक्स्ट देखिए, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि 9 ओम वाले प्रतिरोध की तार को 2 गुना कर जाता है। यहाँ पे 2 गुना से मतलब लंबाई का नहीं है, यानी कि इसका त्रिज्या का है, यानी कि इसका त्रिज्या का है। तो यानी कि पहले त्रिज्या R1 था, अब कितना हो गया है 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे आएगा क्या कि यहाँ पे होता है R = रो L बाई ए, यानी कि ये L पे डिनोट नहीं कर रहा है, मेनली A पे डिनोट कर रहा है कि अगर इसको खींच के हम बड़ा करेंगे तो इसका जो त्रिज्या होगा जो घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा, तो यानी R/2 के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी R²/4 हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा, यानी कि 2.25 ओम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी एक चीज़ और है कि सिंपल सा एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे है जो R है जो रो L/A है, यानी कि अगर यहाँ पे लंबाई भी बोलता तो लंबाई का मान अगर दुगना होता तो मतलब कि प्रतिरोध का भी मान दोगुना हो जाता। तो ऐसे भी दोगुना कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 2.25 ऑप्शन में है, तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक इकाई मतलब कि जो बिल हम लोग देते हैं, वाणिज्यिक इकाई, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी कि और यहाँ पे और है कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 गुना 10⁻6, ये माइनस नहीं है, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, ये वाणिज्यिक इकाई हो गया। तो अगर 1 जूल अगर दिया हुआ रहेगा कुछ भी कि एक जूल बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक किलोवाट घंटा बराबर, सॉरी 1 किलोवाट घंटा बराबर दिया हुआ है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और यहाँ पे ऊर्जा के एक और है कि ऊर्जा का SI मात्रक, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल, 36 गुना 10⁻5 जूल भी लिख सकते हैं। और इसका जो वाणिज्यिक इकाई छोड़ के, ऐसे तो ऊर्जा की इकाई आप लोग जानते ही होंगे कि जूल होता है, और CGS इकाई में इसका होता है एर्गो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 22, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जल योजित कॉपर सल्फेट, यानी कि इसका जो होता है जल योजित कॉपर सल्फेट होता है, यानी CeOSO4 × 5H2O होता है। इसका मेनली जो फॉर्मूला होता है ये होता है। इसी को क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा, और इसी को बोलते हैं तूतिया, और इसी को बोलते हैं कॉपर सल्फेट,
और इसी को बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट, यानी कि इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका इतना नाम है क्यूप्रिक सल्फेट, इतना नाम है, यानी कि नीला थोथा और तूतिया और कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, जो इसका उपयोग होता है मेनली रूप से, इसका उपयोग थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसका उपयोग होता है जो विद्युत बैटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है, और मेन रूप से कपड़ों के रंगने में किया जाता है, कपड़ों को रंगने में किया जाता है। और नेक्स्ट है इसका कि लकड़ी के परिक्षेपण में, और मेनली ऑप्शन इसका है ये कवकनाशी में यूज किया जाता है, कवकनाशी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो था, यानी कि ये था। इसका करेक्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि और इसका जो मतलब कि महत्वपूर्ण जानकारी था कॉपर सल्फेट का, ये महत्वपूर्ण जानकारी ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, यानी कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होने से होने वाला स्राव किस में प्रवेश करता है, तो ये हमेशा मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है, ये मेनली रूप से कैल्शियम, ये तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो पेशाब की जो नली होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका एक यहाँ पे एक मांस टाइप का जमाव हो जाता है, जो इस यही प्रोस्टेट कहलाता है, प्रोस्टेट कहलाता है। और ये क्या करता है कि पेशाब के बाहर निकलने में क्या करता है कि बाधाएं बहुत पहुँचाता है, जिस कारण से आदमी की परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं कितने हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। और ये हैं कौन कौन, तो सबसे पहले बोरोन है, ये बोरोन है, इसकी परमाणु संख्या 5 होता है। उसके बाद है सिलिकॉन, ये उसके बाद है सिलिकॉन है, इसकी परमाणु संख्या 14 होता है। उसके बाद होते हैं जर्मेनियम होते हैं, जर्मेनियम, इसकी परमाणु संख्या 32 होती है। और एक होता है एंटीमनी, एक होता है एंटीमनी, इसकी परमाणु संख्या होता है, ये इसको SB से डिनोट करते हैं, SB से, SB से डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु संख्या होता है 51, यानी 51। और एक होता है टेलीरियम, टेलीरियम होता है, इसकी परमाणु संख्या 52 होता है। ठीक है, और एक होता है लास्ट में होता है पोलिनोमियम, इसका परमाणु संख्या होता है 84, यानी कि ये मेनली 6 उपधातुएं थी, और ये मेनली 6 उपधातुएं थी। और इसको हम वर्ग में, इसको मेनली रूप से वर्ग में क्या है कि 14 से और 16 के बीच में जो वर्ग है उसी बीच में ये 6 अवेलेबल है, ये कि कोई एक वर्ग में अवेलेबल नहीं है। इसका जो संरचनाएं मेनली रूप से होता है इस तरह से होती है, इस तरह से यहाँ पे ब्लू कलर के देखिएगा आप लोग, ब्लू कलर से मतलब कि डिनोट किया हुआ रहेगा आवर्त सारणी में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको मोसलेस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, चलिए ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, हवा में ध्वनि तरंगे, देखिए हवा में ध्वनि तरंगे, इसका देखिए कि हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, लंबी होती है, अनुप्रस्थ होती है या प्रवर्धित होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि
कि ये अपने माध्यम, इसका जो माध्यम का जो कण है, इसका माध्यम का जो कण है, कणों का जो विस्थापन होता है, कणों का जो विस्थापन होता है वो इसके गति की दिशा में होता है, इसकी गति की दिशा में होता है, यानी कि दिशा में होता है, गति की दिशा में होता है। तो इसका एग्जाम्पल कि इसको एल तरंग भी हम लोग कह सकते हैं, इसको एल तरंगे भी कह सकते हैं या कहते हैं, एल तरंगे भी कहते हैं। इसका मूल रूप से एग्जाम्पल देखिए क्या है कि सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि हवा में ध्वनि तरंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा कि भूकंप और विस्फोट से जो उत्पन्न तरंगे होता है वो भी क्या है कि अनुदैर्ध्य का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ध्वनि तरंगे की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, तो ये थी आज के 25 क्वेश्चन का सीरीज़ था। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत या कोई मतलब कि त्रुटि आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएं उसमें हम कुछ करेक्शन कर सकें, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।